हेलो, वेलकम टू रेंगिस्तान। यूनिट 8 आज से हम शुरू कर रहे हैं। देखो, मैं ये तो नहीं बता सकता कि पूरा पेपर आपका कहाँ से, किस यूनिट से बनेगा, किस टॉपिक से बनेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आपका पेपर 60 to 65% ये आसान सवाल लेकर आएगा और आप 30 से 35% ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस लेकर के आएगा। अब जो इन 60 to 65% को सही कर लेगा और इनमें कुछ क्वेश्चंस को अगर टिक कर लेगा तो उसका पेपर अच्छा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग से वो बच जाएगा, ठीक है। लेकिन जो 30 to 35% पे ज़्यादा ध्यान देगा और 60 to 65% जो आसान आने वाले सवाल हैं इनको छोड़ देगा या इनको गलत करके आ जाएगा नेगेटिव मार्किंग से, उसको बहुत नुकसान होगा। इसीलिए ये जो टॉपिक है, ये पूरा यूनिट 8 है, ये बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यूनिट 8 में हर एक टॉपिक को जितनी आसानी से हो सकता है मैं आपको बारीकी से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे आपको दोबारा इसको पढ़ने की कोशिश ना करनी पड़े, ठीक। यूनिट जो 8 है, इसमें आप याद रखना इसका नाम है एनिमल प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग, ठीक है। और वहीं हम टॉपिक 1 की जब बात करेंगे तो इसमें आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी। कंपोजिशन ऑफ मीट क्या होता है, किस किस चीज़ से मिलकर मीट बना होता है, टाइप्स ऑफ मीट क्या होता है, स्लॉटरिंग क्या होती है, टेंडराइजेशन क्या होता है, क्यूरिंग कैसे की जाती है, फिश एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इन सभी टॉपिक को 1 बाय 1 लेकर के इनके सब टॉपिक्स होंगे उनको भी हम कंप्लीट यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद इनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। देखो, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एनिमल प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स फूड आइटम्स दैट कम फ्रॉम एनिमल्स। क्या कहना चाहता हूँ मैं, हम उन पशु उत्पादों के बारे में पढ़ेंगे जो हमें डायरेक्टली एनिमल से, पशुओं से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे क्या प्राप्त होता है, मीट को हम पढ़ेंगे, ठीक है, एग पढ़ेंगे, मीट, एग, फिश और पोल्ट्री। देखिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट है जहाँ लिखा हुआ है मीट, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। यहाँ आप देखेंगे हम 3 प्रकार से मीट हमें प्राप्त होता है। पहला हमें पोल्ट्री, जिसके अंदर हमें चिकन देखने को मिलेगा, डक देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हमें रेड मीट, इसके अंदर हमें मटन, बीफ, है ना, गोट मीट, पोर्क, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा फ़िश एंड सी फूड होते हैं जिसमें हमें फ़िश, क्रैब, ठीक है। इसके अलावा हमें लॉबस्टर, ये सब हमें देखने को मिलता है। याद रखना, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं इनको सबको एक प्रोसेस के द्वारा पहले इनको मीट में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे चिकन आपने ऐसा नहीं देखा होगा, चिकन तो ऐसा होता है। इसको ये बनाने के लिए साइंटिफिकली कुछ तरीके, कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं, उसके बाद इसको ऐसा बनाया जाता है। बनाने के बाद भी ये खाने के लायक नहीं होता है, टेंडराइजेशन किया जाता है इसको सॉफ्ट बनाया जाता है। सारे के सारे स्टेप समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा का पूरा एनिमल जो होता है उसमें कुछ ही पार्ट होता है जो ईटेबल होता है, ठीक है, खाने योग्य रहता है, जिसमें कुछ मसल्स होते हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कुछ फैट होता है, कुछ बोन्स होते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इससे हमें क्या क्या मिलता है, हमें प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। इसके अलावा हमको मिनरल्स मिलते हैं जिनमें हमें आयरन मिलता है और जिंक मिलता है, ठीक है। इसीलिए तो हम इसको खाते हैं। देखिए, मीट खाना मतलब प्रोटीन, और प्रोटीन का काम क्या रहता है आपकी बॉडी में, मसल्स को बिल्ड करना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ समझेंगे। अब देखिए, सेकंड हमारा पॉइंट है जहाँ लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ मीट, मांस की संरचना। अब देखिए, मांस कहाँ से मिलेगा, एनिमल से। मैंने आपको बताया ये 3 प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। या तो पोल्ट्री से मिलेगा, या रेड मीट, इसमें कौन कौन आएगा मैंने आपको ये बताया। इसके अलावा फिश एंड सी फूड से और इसके अलावा फिश एंड सी फूड से हमको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, इसमें जो मांस है उसमें कुछ कंटेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, इस मांस में क्या क्या कंटेंट होता है वो हम यहाँ समझेंगे। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको देखने को इसमें मिलता है वाटर। डायरेक्ट सवाल यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि मीट कंपोजिशन में सबसे बड़ी मात्रा किस चीज़ की होती है, आप बोलेंगे वाटर की होती है, ठीक है। अब देखो, यहाँ जो लिखा है इसको याद कर लो पहले, लेकिन इसके बाद मैं आपको एक नोट दूंगा, उसको भी ध्यान से सुनना। सेकंड नंबर पर हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है प्रोटीन, जो 18 to 22% आपको देखने को मिलेगा। फैट की बात करेंगे 2 से 12%। वहीं मिनरल्स आपको 1% देखने को मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो ये 1% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर आपसे कोई पूछ ले विटामिन के बारे में तो ये काफ़ी स्मॉल अमाउंट में मिलता है। देखिए, यहाँ लिख देता हूँ, विटामिन ये काफ़ी स्मॉल अमाउंट में मिलता है, और उसमें भी पूछे कौन सा मिलता है तो आप बोलेंगे बी कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए देखिए, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें, फंक्शंस वगैरह सब लिखे हुए हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें, ये आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए स्टार लगा के मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पे लिख लेना। आपसे पूछा जा सकता है कि मीट में पाए जाने वाले प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ याद रखेंगे मायोसिन, एक्टिन। देखो ये यहाँ लिखा हुआ है ना, मायोफिब्रिलर प्रोटीन, ये एक प्रोटीन का टाइप होता है और ये इसके दो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, मायोसिन और एक्टिन, इतना याद रखेंगे। इनका मेन काम क्या रहता है, जो मसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, यानी उनको सिकुड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन। ठीक है, ये भी प्रोटीन का एक टाइप होता है जिसका एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन। ठीक है, इसका मेन काम होता है मीट को रेड कलर प्रोवाइड करना। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा स्ट्रोमल प्रोटीन। इसके दो टाइप्स हो जाएंगे आपके एग्जांपल्स, कोलेजन एंड इलास्टिन। ठीक है, और ये क्या करता है, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या, आपकी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलते हैं, हम ब्लड को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे पाया जाता है जिसको हम कोलेजन और इलास्टिन कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये डायरेक्ट आपसे यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है अगर इस टॉपिक से बनता है तो। ठीक है, जो कि एक मॉडरेट लेवल का सवाल होगा, इतना याद रखना। चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मीट। देखिए अभी हमने क्या देखा, मीट क्या होता है, किस किस चीज़ से हमें प्राप्त होता है, और मीट के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, हमने कंपोजिशन ऑफ मीट को पढ़ा। अब हम यहाँ देखेंगे, ठीक है, इसके अलावा हमने मीट में पाए जाने वाले जो प्रोटीन्स हैं, मैंने क्या अभी आपको बताया कि मीट को हम खाते ही मेनली प्रोटीन के लिए हैं। जो वेजिटेरियन होते हैं वो इसको दाल होते हैं और दाल और चने, इन सब चीज़ों से ये प्राप्त करते हैं। ठीक है, या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो इसको मीट से प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन के 3 टाइप इसमें पाए जाते हैं, उन सब की एग्जांपल्स और वो किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं उसको हमने यहाँ समझा। अब देखिए, हाँ चलिए, मैंने यहाँ पे बताया था कि मैं नोट लगाऊंगा। अब देखिए ये जो परसेंटेज है ना मेरे भाई, इसको लेकर के आप ये परेशान मत होना कि सर हमने कहीं कुछ और भी पढ़ा है। याद रखना, ये वाटर, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, कुछ भी हो, इन सब के परसेंटेज वेरी करते हैं। ये डिफरेंट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि मांस किस चीज़ का है, यानी मीट किस चीज़ की है, उसकी नस्ल कैसी है, यानी उसकी ब्रीड कैसी है, पहली दो चीज़। और थर्ड पॉइंट ये भी हो सकता है उसकी एज कैसी है, उसकी एज यंग है या फिर बहुत छोटा है या फिर वो बहुत बड़ा है। ठीक है, ये इस चीज़ पे मैटर करता है। तो इन परसेंटेज को लेकर के आप परेशान मत होना। याद रखना, जब भी यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाएगा तो बहुत गैप दे करके आपसे पूछेगा। ऐसे नहीं पूछेगा कि वाटर 65 to 75% पाया जाता है या फिर 60 to 65% पाया जाता है। आपसे पूछेगा 35 से 40 या फिर 60 से 65, इस तरह से आपसे सवाल पूछेगा। तो आप ये नियर बाई एग्जाम्पल, जो नियर बाई आपका होगा ऑप्शन, उसके लिए आप जाएंगे। ठीक है, आप मोटा मोटी ऐसे याद कर लीजिए कि पानी का कंपोजिशन सबसे ज़्यादा होगा। ये हो सकता है किसी में 55 से 60 हो, किसी में 60 से 65 हो, या किसी में 75 से 80 हो। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होगा, पानी होगा। सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रोटीन होगा। हो सकता है ये 22 से 25% हो सकता है ये 15 से 18% हो, लेकिन मोटा मोटी आपको इतना देखना है। जब भी सवाल पूछेगा आपको याद रखना है कि सेकंड नंबर पे प्रोटीन था। ठीक है, इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है, आगे बढ़ना है। टाइप्स ऑफ मीट जब हम पढ़ेंगे, ऐसे ही मीट के भी कई टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम केवल तीन प्रकार के मीट को यहाँ पे देखेंगे। पहला है जिसको हम रेड मीट कहते हैं, सेकेंड है जिसको हम वाइट मीट कहते हैं, और थर्ड है हमारा जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस्ड मीट। रेड मीट में सबसे पहले तो जैसा इसके नाम में लिखा हुआ है रेड, तो याद रखना इसका रंग गहरा लाल होता है, और इस गहरे लाल के पीछे कारण होता है एक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं मायोग्लोबिन, जो हमने अभी ऊपर देखा था। हाई इसकी अमाउंट पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका कलर डार्क रेड हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स जब आपसे पूछे तो बीफ, मटन और पोर्क, बेसिकली स्तनधारी जितने भी रहते हैं उनमें ये लाल रंग का मीट, उनसे ही लाल रंग का मीट प्राप्त होता है। सेकंड नंबर पे आपसे बोला गया है वाइट मीट। ठीक है, याद रखना, वाइट मीट हैज़ लेस मायोग्लोबिन। लाइट कलर इसलिए होता है, इसीलिए इसका कलर लाइट होता है, लेकिन याद रखना ये ईजिली डाइजेस्टेबल होता है, यानी रेड मीट से ज़्यादा डाइजेस्टेबल होता है वाइट मीट। ठीक है, इतना आप याद रखें। इसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, चिकन, फिश,
टर्की, इन सब में आपको देखने को ये मिलता है। इसके अलावा हल्के रंग का मांस, जल्दी पकने वाला मांस ये होता है, ठीक है, और जल्दी डाइजेस्ट होने वाला भी मांस ये होता है। इसके बाद प्रोसेस्ड मीट, देखो बेसिकली आपको पहले दो ये ही पढ़ने हैं। इसके अलावा प्रोसेस्ड मीट के अंदर भी कई सारे मीट आ जाते हैं, हमें उन सब में नहीं जाना है, हमें केवल इनको ही पढ़ना है, ठीक है। चलो बाकी और सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगा। देखिए प्रोसेस्ड मीट का मतलब होता है मॉडिफाइड मीट, और इसको हम कैसे करते हैं जिससे इसकी जो लाइफ है, सेल्फ लाइफ, वो बढ़ जाए। इसके लिए हम कई तरीके अपनाते हैं, जैसे स्मोक्ड, फ्रोज़न, क्योर्ड, ये देखते हैं। इसके अलावा इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब प्रोसेस मीट में ये कोई भी हो सकता है, इसको इतना ध्यान नहीं देना है, हमें बेसिकली पढ़ना था रेड मीट और वाइट मीट को, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डेटा आपको और दे दिया है, इससे आपसे डायरेक्ट सवाल बन सकते हैं। अगेन यहाँ पे रेड मीट लिखा है और वाइट मीट, हम इसकी क्वांटिटी लेते हैं 100 ग्राम रेड मीट, और वाइट मीट का भी 100 ग्राम हमने लिया। अब देखिए आपसे पूछेगा कि किस में कैलोरी ज़्यादा मिलेगी, आप बोलेंगे रेड मीट में कैलोरी ज़्यादा मिलेंगी, कितना 250 कैलोरी, यहाँ पे 120 कैलोरी, ठीक है। प्रोटीन किस में ज़्यादा मिलेगा, तब आप बताएंगे कि वाइट मीट में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अगेन सुन लो, कैलोरी पूछेगा टोटल कैलोरी तो रेड मीट में, अगर प्रोटीन पूछेगा तो वाइट मीट में मिलेगा। इसके अलावा फैट पूछेगा तो रेड मीट में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपसे सवाल घुमा फिरा के यहीं से पूछेगा, इतना आप याद रखना। बाकी यहाँ आप देखेंगे कि ये इसकी हमने बात की, ये आप देख रहे हैं रॉ मटेरियल है इसका। इसके बाद इसको जब प्रोसेस्ड किया जाता है, ये यहाँ पे इसका डेटा दे दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, काम का है हमारे लिए ऊपर वाला डेटा। और ज़्यादा अगर आपको ब्रीफ में थोड़ा सा पढ़ना है तो देखिए इसको जूम करके आप इसको पढ़ लेना, मैंने ये फ़ोटो लगाया हुआ है PDF में, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रेड मीट के एग्जांपल्स दिए हैं, पोर्क, बीफ, मटन और वेंसन, ठीक है। वहीं वाइट मीट के लिए चिकन, टर्की और डक। वहीं सी मीट के लिए आपको बोनी फिश देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो बेसिक सी चीज़ है, यहाँ से आप याद रखना, ये भी स्टार लगाने वाली चीज़ है। यहाँ से आपसे सवाल पूछेगा कि रेड मीट में क्या पाया जाता है, वाइट मीट में क्या पाया जाता है, दोनों का कारण क्या है, लाल रंग होने का, लाल रंग ना होने का, ठीक है, और किस में कैलोरी ज़्यादा पाई जाती हैं, किस में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मेरे भाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली तो आप खा नहीं सकते उसको, जैसे तो उसको पहले स्लॉटर किया जाता है। अब ये स्लॉटर करने की जो प्रोसेस है बेसिकली ये सब पे लागू होती है, इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। देखिए अब देखो ये क्या है, स्लॉटर करने का प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अब इन स्टेप्स में मेरे भाई ऐसे याद रखना आप कि मान के चलते हैं कि एक तो है क्या आपका एक तो मान के चलते हैं आपके पास गोट है, ठीक है, और एक आपके पास हैन है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है कि स्लॉटर करना है, तभी तो मांस आपको प्राप्त होगा। तो इसको स्लॉटर करने के कई सारे स्टेप्स होते हैं, इसमें कोई अलग नहीं होगा, इसमें भी कोई अलग नहीं होगा, सारे के सारे स्टेप्स वही होंगे, बस इसमें कुछ मिसिंग हो जाएंगे और इसमें कुछ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यानी मैंने यहाँ पे जो एक फ्लो चार्ट बनाया है लाइन टू लाइन, सारे के सारे इसी में यही होते हैं, बस किसी में कुछ ज़्यादा होते हैं और किसी में कम होते हैं, ठीक है। तो इस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें स्लॉटरिंग जो प्रोसेस है उस पर हमें उन शब्दों का मतलब केवल समझना है, ठीक है। स्लॉटरिंग मीन्स क्या, स्लॉटरिंग मीन्स साइंटिफिक किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मीट अंडर हाइजेनिक, यानी कि क्लीन एंड सेफ कंडीशंस में। स्लॉटरिंग का मतलब होता है पशु को वैज्ञानिक और साफ तरीके से काटना ताकि सुरक्षित मांस मिल सके। अब इसके कुछ होते हैं स्टेप्स, उन स्टेप्स को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नंबर 1 पे एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन। इसका मतलब होता है वध से पहले जांच करना, एनिमल्स हेल्थ, ठीक है, यह देखा जाता है इसमें पशु बीमार तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है स्टनिंग। अब स्टनिंग से पहले देखो याद रखना एक छोटा सा और होता है जिसको इसमें मिसिंग कर दिया है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए ये 1 है, ये 2 है, इन दोनों के बीच में आप कह सकते हो 1.5 एक तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे होता है रेस्टिंग एंड फास्टिंग। आप कहेंगे सर ये क्या होता है, आराम देना और उपवास करवाना। देखो एनिमल इज गिवन रेस्ट एंड नॉट फीड फॉर 12 to 24 आवर्स, यानी 12 से 24 घंटे पहले तक इसको, यानी अगर इसको स्लॉटर करना है तो 12 से 24 घंटे पहले तक इसको कुछ भी नहीं खिलाया जाता है, सिर्फ रेस्ट कराया जाता है, जिससे कि इसका डाइजेशन पूरा हो जाए और जो मांस है, मीट है, वो साफ़ सुथरा मिल सके, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये स्टनिंग, ठीक है। इसको देखते हैं, स्टनिंग का मतलब यहाँ पे होता है बेहोश करना,
ठीक है। अब इसके लिए कई सारे जो है तरीके होते हैं। अब देखो बेहोश क्यों करते हैं, जिससे इसको जब काटा जाए तो उसको दर्द महसूस ना हो, ठीक है, इसलिए उसको बेहोश किया जाता है। और बेहोश करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक देना, कोई गैस छोड़ देना जिसकी वजह से वो उसको सूंघेगा तो सूंघने के बाद वो बेहोश हो जाएगा, या फिर कैप्टिव बोल्ट, इन सब चीज़ें, यानी एक तरह का पिस्टल होता है, उससे इसको बेहोश किया जाता है, ठीक है। अब जब बेहोश हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें एक कट लगाते हैं, एक मेजर कट लगाएंगे। और मेजर कट कहाँ पे लगाएंगे, जो मेन जो ब्लड वेसल होती है, जो खून को लेकर जाने वाली धमनी या शिरा होती है, उसको मेन काट दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा, पूरा रक्त निकल जाएगा ताकि मांस खराब ना हो। जब तक रक्त रहेगा तब तक मांस खराब हो सकता है, ठीक है। अब देखो ब्लीडिंग भी कर दी हमने, ब्लड निकल जाने के बाद फिर हम करते हैं स्किनिंग और डीहेयरिंग। स्किनिंग और डीहेयरिंग का मतलब होता है स्किन इज़ रिमूव्ड केयरफुली, चमड़ा निकाला जाता है, स्किन निकाली जाती है, हेयर्स को निकाला जाता है, हेयर को निकाला जाता है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा जिसमें लिखा हुआ है एविशरेशन। इसको क्या करते हैं, याद रखना, इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं उनको केयरफुली निकालना, जैसे इसके ऑर्गन्स में क्या, जैसे इसकी जो इंटेस्टाइन होती हैं वो, इसका स्टमक होता है, उन सबको बाहर निकालना, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद फिर याद रखना, इसके बाद एक पॉइंट और होता है, ये करने के बाद इसको वॉश किया जाता है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो यहाँ नहीं लिखा गया है, बस इतना याद रखना, वॉश किया जाता है। और वॉश करने के बाद याद रखना मेरे भाई, पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन एक किया जाता है। पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन में क्या है, चेकिंग, ये चेक किया जाता है कि कहीं कंटेमिनेशन तो नहीं हुआ है, यानी कहीं ये कीटाणुओं से ख़राब तो नहीं हो गया है, ठीक है। और जब ये चेक कर लेते हैं तब इसके बाद हम करते हैं चिलिंग एंड स्टोरेज, यानी हम इसको ठंडा रखते हैं 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे माइक्रोबियल ग्रोथ इसकी ना हो पाए। अभी तक हमने क्या देखा कि स्लॉटर कैसे किया जाता है। जब इतना कर दिया, अब आप कहेंगे सर क्या अब ये खाने के लायक हो गया, तो आंसर इसका नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। इसको पहले अब इसकी हम टेंडराइजेशन करेंगे, और टेंडराइजेशन करने का मतलब होता है मांस को, इस मीट को और ज़्यादा कोमल बनाना, सॉफ्ट बनाना। सॉफ्ट बनेगा तो ये जल्दी से जल्दी ये कुक हो जाएगा, और कुक होने के बाद ये खाने में काफ़ी सॉफ्ट रहेगा, और इसके बाद ये जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ टेंडराइजेशन? टेंडराइजेशन मीन्स मेकिंग मीट सॉफ्ट, जूशी एंड ईजी टू च्यू, मतलब इसको आसानी से चबा सकें, मतलब मांस को कोमल बनाना, रसदार बनाना और आसानी से चबाने योग्य बनाना, ये ही इसका ऑब्जेक्टिव होता है टेंडराइजेशन का। लेकिन जैसे स्लॉटरिंग के स्टेप्स होते हैं, ऐसे ही टेंडराइजेशन के भी स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स को, मेथड्स को समझते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे मैकेनिकल, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, इसका मतलब है कि मांस को सॉफ्ट बनाना है, और सॉफ्ट बनाने के कई सारे तरीके हैं, जिनमें पहला है मैकेनिकल, हिटिंग और कटिंग, यानी कि मांस को पीटा जाता है, काटा जाता है, जिससे उसके जो रेसे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो इसके टूटने लगते हैं, इससे ये सॉफ्ट बन जाता है, ठीक है। सेकंड है हमारा तरीका जिसको हम बोलते हैं केमिकल या एंजाइमेटिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग लिखे, एंजाइमेटिक और केमिकल, वैसे बेसिकली ये दोनों एक ही तरीके होते हैं, ठीक है। चलिए जैसे आप समझ पाएँ वैसे, एंजाइम्स लाइक जैसे पेपेन, ठीक है, ब्रोमेलिन, ये डिग्रेड कर देते हैं मसल्स के प्रोटीन को, ठीक है। जैसे किससे मिलता है, ये पपाया, पाइनएप्पल, इनसे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये एंजाइम हमें इनसे देखने को मिलता है, और इसको मिलाने से ये सॉफ्ट बन जाता है। ऐसे यहाँ पे केमिकल्स में याद रखेंगे आप, विनेगर और लेमन, ये ब्रेक कर देता है कोलेजन को, और कोलेजन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, कहाँ पाया जाता है, मीट में। तो ये क्या करता है, इसको भी ये डिग्रेड कर देता है, और इसकी वजह से ये सॉफ्ट बन जाता है। एक होता है मेरे भाई यहाँ पे एजिंग यानी कि कीपिंग मीट इन कोल्ड फॉर सम डेज, यानी कुछ दिन के लिए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको रखेंगे तो आसानी से ये कैसा हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, सॉफ्ट बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। मेरा कहने का मतलब है टेंडर मीट कुक्स फास्टर एंड टेस्ट बेटर, यानी मुलायम मांस जल्दी पक जाता है, जल्द और बहुत स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा वो जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाता है, इसलिए हम ये प्रक्रियाएं करते हैं। तो हमने अभी तक इतना सब पढ़ लिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पर्पज ऑफ क्यूरिंग, अगर आपसे पूछ ले कि क्या होता है, तब आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहला होता है टू स्टॉप बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना जिससे मांस खराब ना हो। सेकेंड अगर आपसे पूछे तो आप बोलेंगे टू इम्प्रूव कलर एंड टेस्ट, मैंने क्या बताया, कलर एंड टेस्ट, इसको बढ़ाना। और क्या हो सकता है, इसकी जो सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाना, ठीक है। चलिए
अब इसको तो हमने समझ लिया, अब हम इसको कैसे कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे सॉल्ट NaCl। इसको देखिए, ये क्या करता है मेरे भाई, ये रिमूव कर देता है मॉइस्चर को, यानी कि नमी को हटा देता है, और नमी को हटाते ही जो माइक्रोब्स होते हैं वो इसमें मर जाते हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। तो मांस मीट कैसा रहता है, लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। सेकंड नंबर पे आपको शुगर देखने को मिलेगा, सुक्रोज शुगर देखने को मिलेगा, याद रखना। अब देखिए, आपने इसमें नमक डाल दिया तो नमक डालने से इसके बैक्टीरिया तो मर गए, लेकिन नमकीन हो गया वो, इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं शुगर। ठीक है, इतना याद रखेंगे। और याद रखना, इसके दो काम रहते हैं, ये भी बैक्टीरिया को मार देता है, किल कर देता है, रोक देता है, और ये जो सॉल्टीनेस है उसको ये कम कर देता है, बैलेंस कर देता है, यानी स्वाद को संतुलित कर देता है ना, कमाल की चीज़। चलिए नेक्स्ट है हमारा नाइट्रेट। अब नाइट्रेट को याद रखना, ये क्या करता है, प्रिवेंट डेंजरस बैक्टीरिया, है ना, बॉट्यूलिज्म जैसे खतरनाक जो बॉट्यूलिज्म देने वाले जैसे खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं उनको ये रोक देता है। ठीक है, यानी क्या कर देता है, कैसे, गुलाबी रंग देता है, पिंक कलर देता है, जैसे इसमें हम नाइट्रेट मिला देते हैं। अगर है इसमें बॉट्यूलिज्म तो ये गुलाबी रंग दे देगा, और अगर नहीं है तो ये नहीं देगा, सिंपल कहानी है। चलिए, इसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन C मेंटेन पिंक कलर। देखिए मैंने क्या बताया, जब सॉल्ट ज़्यादा होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए शुगर डालेंगे, और नाइट्रेट ज़्यादा हो जाएगा पिंक कलर, तो इसको बैलेंस करने के लिए विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो पिंक कलर को मेंटेन करने के लिए, नाइट्रेट को बैलेंस करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखना। तो हमने यहाँ तक क्या देख लिया, मीट का जो कंपोजिशन था, उसके टाइप्स से, उसकी स्लॉटरिंग प्रोसेस कैसे होती है, और उसकी टेंडराइजेशन कैसे होती है, इसको हमने यहाँ पे समझा। और इसको हम कैसे सेफ रख सकते हैं लंबे समय तक, सेल्फ लाइफ इसकी कैसे बढ़ा सकते हैं, इतनी सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे समझा। चलो एक बार मैं आपको मेथड ऑफ क्योरिंग के थोड़े से और मैं आपको देखो एक तरीके बताता हूँ। एक होती है ड्राई क्यूरिंग। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली जो मीट है उस पर सॉल्ट लगा दिया जाता है। ठीक है, और एक होती है वेट क्यूरिंग। इसमें क्या होता है मेरे भाई, जो मीट है उसको नमक के घोल में मिलाया जाता है, मतलब सॉरी डुबाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो मीट है उसके टुकड़े को या उसके पूरे मीट को जो सॉल्ट है, जो भीगा हुआ जो सॉल्ट का घोल है उसमें इसको भिगाया जाता है। ठीक है, ऐसे। और थर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं इंजेक्शन क्यूरिंग। घोल होता है उस घोल को सीधा मांस के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे भी वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि ड्राई क्यूरिंग, वेट क्यूरिंग, इंजेक्शन क्यूरिंग ये क्या होती है। थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, बाकी सवाल आएगा तो आसानी से लगा देंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। चलिए फिश प्रोसेसिंग को देखते हैं। हमने मीट को तो कंप्लीट कर लिया। फ़िश प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है, इसमें सबसे बड़ी कहानी ये होती है कि जो फ़िश हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। क्यों ख़राब हो जाती हैं, आप सवाल पूछोगे। तो इसमें एक तो वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिससे वाटर एक्टिविटी बढ़ जाती है, और बैक्टीरियाज़ के लिए ग्रो करने के लिए ये एक काफ़ी आइडियल कंडीशन बन जाती है। सेकंड नंबर पे हम इसमें देखते हैं कि एंजाइम्स भी काफ़ी मात्रा में फ़िश में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से भी जो मछलियाँ हैं उनकी सेल्फ़ लाइफ कम हो जाती है, इनकी मीट की सेल्फ़ लाइफ कम हो जाती है। तो इसको बचाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने रहते हैं फ़िश प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमने जैसे मीट में देखा था, ऐसे ही हम देखते हैं फ़िश का कंपोजिशन क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, उनका कितना परसेंटेज होता है, और उसकी ज़रूरत क्या होती है। तो सबसे पहले फिर अगेन वाटर सबसे ज़्यादा 70 to 80% पाया जाता है। ठीक है, ये इसकी वजह से ही इसमें हाई मॉइस्चर होता है, और हाई मॉइस्चर कारण बनता है रैपिड स्पॉइलेज का, यानी कि जल्दी ख़राब होने का। सेकंड नंबर पे आपको अगेन यहाँ प्रोटीन देखने को मिलेगा 15 से 20%, और इसके बाद फिर आपको फैट देखने को मिलेगा 0.5 to 20%। इसके अलावा मिनरल्स आपको 1 to 2%, और विटामिन जब आप देखेंगे तो ए और डी देखने को मिलेगा। याद रखना, सी इसमें कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। बाकी बी कॉम्प्लेक्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिपेंड करता है अलग अलग, उसकी एज कितनी है जिसके अंदर हम देख रहे हैं। ठीक है, उसकी प्रजाति यानी उसकी ब्रीड किस प्रकार की है, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी प्रजाति में वाटर 70 to 80% है और किसी में प्रोटीन 70 to 80%, ऐसा कभी नहीं होगा। पानी ही ज़्यादा होगा, 70 से 80% किसी में है तो किसी में 65 से 70% हो सकता है। समझ आया, इतना वेरी कर सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें मिनरल 70 to 80% हो जाए और पानी उसमें 1 से 2% हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से हम फॉलो करते हैं फिश प्रोसेसिंग में। सबसे पहले तो नंबर 1 है हमारा, जहाँ पे लिखा हुआ है
रिसीविंग एंड ग्रेडिंग। अब यहाँ समझिए क्या कहना चाहता है, इसको समझिए आसानी से। वॉशिंग एंड सॉर्टिंग यानी कि क्लीन एंड सेपरेट करना। पहले मछलियाँ हमें मिल जाएं कहीं से, हम तालाब से, नदी से, समुद्र से, जहाँ से भी हमें मिलें, उनको पहले हम मछलियों को धोएं और आकार के अनुसार उनको अलग अलग हम कर लें, ग्रेडिंग कर लें उनकी हम पहले। तो ये सेकंड नंबर पे कह रहा है ब्लीडिंग एंड गटिंग। सेकंड नंबर पे हमसे बोल रहा है वॉशिंग एंड गटिंग, यानी कि पहले हम उनको काटेंगे, उससे उनका ब्लड निकल जाएगा और जो उनके इंटरनल पार्ट्स हैं, इंटेस्टाइन हैं, उनको हम निकाल के अलग कर देंगे, ठीक है। थर्ड नंबर है जिसमें बोलता है चिलिंग एंड फ्रीजिंग। इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी कम पे हम रखेंगे, जिससे इसका स्पॉइलिस जो है वो कम हो जाए, ठीक है। इसके बाद फिर हमें यहाँ पे दे रखा है क्यूरिंग। क्यूरिंग आप जानते हो, सेल्फ लाइफ बढ़ाना, इसको जल्दी ख़राब होने से बचाना, जिसमें हम सॉल्टिंग, ड्राइंग, स्मोकिंग इनका हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये प्रिजर्वेशन की एक टेक्निक है, ठीक है। चलिए इसके बाद लास्ट है हमारा, जिसमें है जब सब कुछ कर लेंगे आप, तब हम इसको पैक करते हैं और इसको स्टोरेज हाउस में रख देते हैं, जिससे साफ़ सुरक्षित लंबे समय तक ये बना रहे, ठीक है। याद रखना, साफ़ सुथरे क्लीन बॉक्सेस होते हैं उनमें रखते हैं, या फिर हम इसकी वैक्यूम पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बेसिक सी बात थी, समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रिजर्वेशन मेथड्स ऑफ फिश। यहाँ पे ये जो लिखा है ना क्यूरिंग, क्यूरिंग यहीं पे यही है, इसी को हम और डिटेल में पढ़ रहे हैं क्योंकि यही हमारे टॉपिक में यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए फिश प्रोसेसिंग, ठीक है। अब प्रोसेसिंग में हमें केवल प्रिजर्वेशन यहाँ पे अच्छे से देखना है। अब यहाँ देखेंगे आप आइस स्टोरेज, पहले आप देखेंगे चिलिंग। याद रखना मेरे दोस्त, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, आपसे चिलिंग भी पूछ सकता है, आपसे फ्रीजिंग भी पूछ सकता है। आपको लगेगा कि चिलिंग फ्रीजिंग तो दोनों एक ही चीज़ है। याद रखना टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा इसमें डिफरेंस होता है। चिलिंग जब आप करेंगे तो आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे, ठीक है। याद रखना इसका एक ही काम होता है, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है। माइक्रोबियल एक्टिविटी का क्या मतलब है, जो सूक्ष्म जीव हैं जो ग्रोथ कर रहे हैं उसको स्लो डाउन कर देना, धीमा कर देना, जिससे कि खाना जो मीट है, जो फिश है, वो ख़राब ना हो, ठीक है। लेकिन याद रखना माइक्रोबियल एक्टिविटी तो स्लो हो गई है, लेकिन फिर भी इतना स्लो है, उसके बाद भी वो ख़राब हो रहा है, तब फिर हम जाके फ्रीजिंग करते हैं। और फ्रीजिंग में याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी ज़्यादा नीचे जा करके -18 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको स्टोर करते हैं, याद रखना, ठीक है। इससे क्या होता है मेरे भाई, इससे क्या होता है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो एकदम से डाउन हो जाती है, एकदम से निष्क्रिय हो जाती है, यानी एक्टिव ये नहीं रहती। याद रखना जो चिलिंग है, इससे हम 5 से 7 दिन तक हम खाने को इसको बचा सकते हैं, मीट को। वहीं जब हम फ्रीजिंग की बात करते हैं तो फ्रीजिंग से हम 3 से 6 महीने तक, मंथ तक हम इसको बचा के रख सकते हैं, इतना याद रखेंगे। इसके बाद ड्राइंग एक टेक्निक है, ये आप जानते ही हो। ड्राइंग से क्या होता है, ये जो वाटर कंटेंट है वो हट जाता है, नमी हट जाती है, जिससे बचा रहता है। देखिए नमी हट जाएगी तो वाटर एक्टिविटी कम हो जाएगी, और वाटर एक्टिविटी कम हो जाएगी तो माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी और सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा ड्राइंग के अलावा स्मोकिंग है, इसको भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें स्मोकिंग में याद रखना हीट प्लस स्मोक ऐड फ्लेवर्स एंड प्रिजर्वेटिव हम इसमें ऐड कर देते हैं, जिससे स्वाद भी बना रहता है, टेस्ट भी बना रहता है और सुरक्षित भी खाना हो जाता है। इसके अलावा कैनिंग का हम यूज करते हैं, हीट स्टरलाइजेशन इन सील्ड कंटेनर्स, ठीक है। कोई बता सकता है कि हीट स्टरलाइजेशन कैसे किया जाता है, क्या क्या उसमें किया जाता है? अगर कोई जानता है, किसी ने पहले टॉपिक्स अगर ध्यान से पढ़े हैं तो बताना मुझे कैसे किया जाता है, हीट स्टरलाइजेशन का टेक्निक क्या होता है, ठीक है। चलिए बताइए। तो इसमें इसको भी यूज किया जाता है, जिससे भी खाना हमारा सुरक्षित रहता है। खाना मतलब यहाँ पे फिश है, ठीक है। चलिए इसको याद रखें, और याद रखना स्टरलाइजेशन की जब हम बात करेंगे यहाँ, तो 1 से 2 साल तक इसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। वहीं स्मोकिंग की बात करेंगे तो 1 से 2 महीने तक हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं। इस तरह से अभी आपसे सवाल पूछे तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोल्ट्री प्रोसेसिंग, इसको हम समझते हैं। अब पोल्ट्री आप समझते हो, यहाँ पे फोटोज़ बने हुए हैं, इसको देख के आपको समझ आ गया होगा, कुकड़ू को इसकी हम बात कर रहे हैं। पोल्ट्री मीन्स बर्ड्स रेज्ड फॉर मीट और एग्स लाइक चिकन, डक, टर्की। पोल्ट्री का मतलब होता है ऐसे पक्षी जिन्हें मांस या अंडे प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा पाला जाता है, ठीक है। चलिए यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ पोल्ट्री प्रोसेसिंग, क्या क्या तरीके होते हैं। सबसे पहला अगेन रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, चेक करना। हेल्दी बर्ड्स होते हैं उनका चयन करना, उनको सेलेक्ट करना, ठीक है। सेकंड नंबर होता है स्टनिंग एंड ब्लीडिंग, यानी पहले जो बर्ड्स हैं उनको अनकॉन्शियस करना, बेहोश करना, और फिर उनका जो ब्लड है उसको रिमूव कर देना, खून को निकाल देना, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह से, या फिर उनका थ्रॉट होता है उसको कट करके करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे स्केल्डिंग। इसमें क्या होता है मेरे भाई,
डिप्ड इन हॉट वाटर 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। बताता हूँ, परेशान मत होना। देखो, गर्म पानी में इसको डाला जाता है, पूछेगा कितना गर्म, तो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। डिप करते हैं थोड़ी देर के लिए। इससे क्या होता है, इनके जो फैदर होते हैं, फैदर का मतलब होता है इसके जो पंख होते हैं वो इनके ढीले हो जाते हैं, काफ़ी लूज हो जाते हैं, फिर ये आसानी से निकल जाते हैं इनकी बॉडी से, ठीक है। चलिए, काफ़ी ज़्यादा ऐसे पेनफुल जैसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है, हमें केवल पढ़ना है, सीधी सी बात है। तो याद रखना इसको, ये जो पंख निकालने का टेक्निक है, हाथ से भी कोई कोई प्लग करता है, कोई कोई मशीन से भी प्लग करता है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद फिर से मैं आपको बता, ठीक है, एविशरेशन, फिर से यही आ गया, रिमूव इंटरनल ऑर्गन्स, देखो फिर से आ गया, रिमूव इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल देंगे। इसके बाद फिर हम वॉश करेंगे, चिलिंग करेंगे, वॉश करेंगे, चिलिंग करेंगे, यानी क्लीन करने के बाद कोल्ड वाटर में इसको डाल देंगे। इसके बाद फिर हम इसकी कटिंग एंड पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। मांस को पहले काटा जाता है, फिर पैक किया जाता है, ठीक है, और फिर बाज़ार में भेज दिया जाता है। सिंपल कहानी है, ठीक है। देखो, पोल्ट्री मीट इज़ सॉफ्ट, लो इन फैट एंड रिच इन प्रोटीन, गुड फॉर हेल्थ। आप बोलेंगे क्या? पोल्ट्री मांस मेरे भाई हल्का होता है एक तो, ठीक है, यानी सॉफ्ट होता है, कम फैट वाला होता है, और प्रोटीन इसमें ज़्यादा होती है, मीट से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। चलो, इतना आप याद रखना। बाकी यहाँ पे एक पॉइंट और दिया है, क्वालिटी पैरामीटर्स। बेसिक सी चीज़ है, कलर कैसा होना चाहिए, ओडोर कैसी होनी चाहिए, टेक्सचर कैसा होना चाहिए, सेल्फ लाइफ कैसी होनी चाहिए इनकी, कितने दिन तक, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं, इनको आप एक बार देख लेना। अब देखो, यहाँ पे लिखा है कुछ की पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये आपको याद कराने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ इसको पढ़ते जाना। मीट इज़ रिच इन एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, मांस में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन प्रमुख होते हैं। इस तरह से सवाल पूछेगा आपसे। टेंडराइजेशन क्या होता है? ये इसकी कोमलता और स्वाद को बढ़ा देता है, सुधार देता है, ठीक है। क्योरिंग क्या होती है? ये मांस को ख़राब नहीं होने देता है, गुलाबी रंग इसमें मिल जाता है, ठीक है। फिश हैज़ हाई मॉइस्चर, इसमें ज़्यादा होता है मॉइस्चर क्योंकि पानी ज़्यादा होता है। बाकी पोल्ट्री मीट इज़ वाइट एंड ईजी टू डाइजेस्ट, क्योंकि पोल्ट्री मीट किस में आता है? ये वाइट मीट में आता है, ठीक है। और वाइट मीट कैसे होते हैं? हल्के होते हैं और डाइजेस्टिबल होते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ फ्लो डायग्राम बना रखे हैं। अब फ्लो डायग्राम क्या काम करते हैं? ये जितनी सारी कहानी हमने पढ़ी है उसको एक एक लाइन में इसको कन्वर्ट कर देता है। देखो, आपसे पूछेगा स्लॉटरिंग प्रोसेस जो होती है उसको बताइए, स्टेप बाय स्टेप आप बता दीजिएगा। देखिए, लाइन से सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक ये हमने पढ़ी लिया है पहले। इसके बाद फिश प्रोसेसिंग जो हमने अभी पढ़ी थी उसको हमने लाइन टू लाइन यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में बना दिया, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद पोल्ट्री प्रोसेसिंग, इसका भी हमने एक डायग्राम बना दिया है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। याद देखिए, आप ऐसे मत सोचिएगा जैसे वहाँ पे स्केल्डिंग जो लिखा हुआ था और डी फेदरिंग वहाँ पे नहीं लिखा था, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। जब स्केल्डिंग इसमें गर्म पानी में डुबाया जाता है तभी इनके फेदर निकाल दिए जाते हैं। इसके साथ में कनेक्टेड ही ये प्रक्रिया होती है, लेकिन इसको और भी ज़्यादा अलग अलग ही पढ़ना है तो इस तरह से इसके बाद ये आएगा। इस तरह से मैंने बनाया हुआ है इसे, ठीक है। याद रखना, अगर आपको ऐसा लगे, अगर आपको कहीं देखने को मिले कि फिश प्रोसेसिंग में मैंने वहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखाए हैं, यहाँ पे 7 हैं, तो याद रखना 2 कनेक्टेड है एक दूसरे में, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे सारे के सारे लिख दिए हैं, ठीक है, कहीं आप परेशान ना हो जाएं। इसके बाद क्वालिटी एंड ग्रेडिंग पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। बहुत बेसिक कहानी है, इसमें कुछ भी समझ नहीं आए तो आप मुझे बताना, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें पढ़ लेना। बाकी एक ये बीट टेबल दे रखी है, इसको भी आप देख लेना। नहीं, इसको आप थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग हो सकता है, चलो इसको मैं बता देता हूँ। माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स, बेटा मैं स्टार लगा दूँ यहाँ पे, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। एक अगर डिफ़िकल्ट लेवल का सवाल इस टॉपिक से बनेगा तो वो यहीं से बनेगा, याद रखना, ठीक है। देखो, फ्रेश मीट में देखो, पहले तो यहाँ पे एक लिमिट लिखी हुई है, लिमिट में लिखा हुआ है टीवीसी का मतलब होता है टोटल वाइबल काउंट, ठीक है। अब देखो, सिंपल मीनिंग आपको बताऊँ, टोटल नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया, ठीक है, मतलब खाने में टोटल जीवित बैक्टीरियाओं की संख्या कितनी है, तो उसको याद रखना मेरे भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन, है ना। ये पर 100 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो, एक 100 ग्राम अगर आपने मांस का टुकड़ा निकाला फ्रेश मीट का, तो उस टीवीसी का क्या मतलब होता है, मैंने क्या बताया? टोटल वाइवल काउंट, यानी कि जो लिविंग बैक्टीरिया हैं वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर हैं तो वो आपका ख़राब माना जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक लिखा हुआ है CFU का मतलब होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। अब ये क्या होता है? ये बैक्टीरिया गिनने की इकाई होती है, पिछले वाले टॉपिक्स में समझा चुका हूँ, उसको ध्यान रखना। फिर आता है फिश फ्रोजन, यानी कि जमी हुई फ्रोजन जो फिश होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसकी भी एक सीमा होती है, इसमें आप याद रखेंगे नाइट्रोजन बेस्ड कुछ केमिकल्स इसमें और ऐड किए जाते हैं, जिनसे इसमें क्या है,
स्मेल आने लग जाती है, ओडोर आने लग जाती है, ठीक है। तो वो मेरे भाई 35 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना बस आप याद रखेंगे, इतनी सी चीज़ आप याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे TVV लिखा है ना, TVVN लिखा है, टोटल वॉलेटाइल वेस्ट नाइट्रोजन इसको बोलते हैं, ठीक है। देखो मछली ख़राब होने पे बनने वाले नाइट्रोजन यौगिक, अगर आपकी मछली ख़राब होने वाली है तो उसमें नाइट्रोजन यौगिक बनने लग जाते हैं, तो याद रखना वो 35 मिलीग्राम से अगर ज़्यादा हैं तो फिर वो ख़राब माना जाएगा। इसके बाद एक दिखता है आपको पोल्ट्री, पोल्ट्री में आपको देखने को मिलेगा कॉलीफॉर्म, ठीक है। अब कॉलीफॉर्म क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन कंटेमिनेटेड वाटर फीसेस, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो गंदे पानी या मल से इसमें आते हैं, ठीक है। तो याद रखना मेरे भाई 10⁻², यानी ये 100 जो ग्राम है, सॉरी 100 पर ग्राम, इससे ज़्यादा इसमें नहीं होनी चाहिए, अगर हैं तो इसको भी ख़राब माना जाएगा, ठीक है। चलो सिंपल सी कहानी है मेरे भाई, इसको आप याद रखना, ठीक है। चलिए सी पे लिखा है मीट डिफेक्ट्स, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, ये भी एक छोटी सी कहानी है। देखिए मीट डिफेक्ट्स का मतलब होता है मांस की वो खराबियाँ जो उसके रंग यानी कलर, उसका बनावट यानी कि टेक्सचर, और उसका टेस्ट यानी कि स्वाद, इसको बिगाड़ देती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिफेक्ट्स जो हैं स्ट्रेस, मीट हैंडलिंग या स्टोरेज, इनके गलत तरीके से होते हैं। अब ठीक है, अब इसमें देखिए आपको देखने को मिलेगा DFD, DFD का यहाँ पे मतलब है डार्क फर्म ड्राई। क्या बोला मैंने, डार्क फर्म ड्राई, ठीक है। पहले सुनते चलो, सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। देखो ये कह रहा है मांस काला और सूखा दिखने लग जाता है, किसकी वजह से, तनाव स्ट्रेस की वजह से, या लंबे समय के उपवास की वजह से। उपवास से क्या होता है, शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है, यानी कि ग्लाइकोजन है उसका लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो हमको कैसा दिखेगा, DFD दिखेगा। DFD मतलब डार्क फर्म ड्राई, इसको हम बोलते हैं मीट डिफेक्ट, इसमें आया हुआ है, ठीक है। एक आपको देखेगा PSE, PSE का मतलब यहाँ पे होगा पेल, सॉफ्ट और एग्जुडेटिव, ठीक है। अब ये क्या होता है, ड्यू टू हीट स्ट्रेस, समझो मैं बताता हूँ क्या होता है। ड्यू टू हीट स्ट्रेस, यहाँ पे क्या है, ड्यू टू लो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन यानी कि जो शुगर है, जो एनर्जी है वो कम हो जाना, जो किससे हो रहा है, लंबे उपवास की वजह से या स्ट्रेस की वजह से। यहाँ पे भी कह रहा है हीट स्ट्रेस की वजह से, जब इसको ज़्यादा जब इसको ज़्यादा गर्म, जब इसको ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है तब ये जो मांस है वो हल्का हो जाता है, नरम होता है और पानी छोड़ने वाला हो जाता है। तो ये दो प्रकार के डिफेक्ट्स मीट में देखने को मिलते हैं। ये पैकेज्ड वाले जो मीट रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए प्रिजर्वेशन एंड सेल्फ लाइफ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं अभी आपको समझा चुका हूँ, उसको पढ़ लेना। मॉडर्न कुछ रीसेंट एडवांसेस हैं वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको भी एक बार आप यहाँ देख लेना। सेल्फ लाइफ कंपेरिजन टेबल यहाँ पे, फिर इसको देख लेना, स्मोक मीट, फिश फ्रोजन, कैंड मीट, इनके बारे में। इसके बाद एग्जाम रिकैप, यहाँ पर रिविजन कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। और इसके बाद आपके लिए लिखा है सुपर इम्पोर्टेंट सुपर 50 वन लाइनर्स, ठीक है। इनको अगर आप पढ़ लेंगे तो बेटा ये जो पूरा टॉपिक हम कह सकते हैं कि 100% हमने कवरेज दिया है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना इन चीज़ों को वैल्यू करते हो या नहीं करते हो मेरे भाई, लेकिन कितनी मेहनत लगाई है इसके पीछे मुझे नहीं पता आप लोग कभी इसको समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। किसी के भी नोट्स उठा के देख लेना, इतनी बारीकी से, इतने शॉर्ट में, आसान लैंग्वेज में न तो समझाया होगा, ना ही किसी ने इस तरह से कमिटमेंट के साथ सिलेबस को पूरा कराया होगा। पेड बैच वालों से भी पूछ लेना, किसी के भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है। सब ने बस उसको जल्दी जल्दी जैसा मिला है वैसा करा दिया है। अब उनमें रेस लगी हुई है इस बात की कि कौन जल्दी से जल्दी अपने अपने जो MCQ प्रैक्टिस सेट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, उनको कौन सेल करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, अब उसकी वो दिशा में लगे हुए हैं, ठीक है। बाकी सिलेबस कंप्लीट हुई नहीं है किसी के, लेकिन हम कमिटमेंट के साथ उसको पूरा करा रहे हैं, एक बाउंड टाइम मैनर में करा रहे हैं। मैंने बताया था कि अक्टूबर में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। इनको वन लाइनर्स को पढ़ लेना, ठीक है। और ये टॉपिक हम कहेंगे पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके MCQ जब मैं लेकर के आऊँगा, जिसमें PYQs को डाल देंगे पूरा का पूरा, फिर आप देखेंगे कि आपसे कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अभी थोड़ी देर में ही आपको टॉपिक 2 भी देखने को मिल जाएगा, जिससे फिर इस पूरे यूनिट के सिर्फ 2 टॉपिक 3 और 4 मिलेंगे, बच जाएंगे, जिनको हम कल कर लेंगे, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए।